जफ़र पराचा सदर एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जफ़र पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, क्या वजूहात है ईरानी रियाल की ट्रेडिंग में अचानक जो तेज़ी आई है, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जी, ईरानी रियाल में जो तेज़ी आई है, तो जंग से पहले ईरानी रियाल था पाकिस्तानी 10,000 से 15,000 रुपए का 1 करोड़, ठीक है। और जब जंग शुरू हुई तो ये गिर के डिवैल्यू होके 2500 रुपए का 1 करोड़ हो गया ईरानी रियाल। और अब जब बात मुज़ाकरात की शुरू हुई तो वापस 10-12 हज़ार पे आ गया। और इस वक्त जब मुज़ाकरात में थोड़ा तात्तुल पैदा हुआ तो फिर 8,000 10,000 वैली कर रहा है। कल तो 8,000 से नीचे आ गया था, आज 8,000 से ऊपर आ गया है। तो ये जो जंग के जैसे जैसे सूरत हाल चेंज हो रही है या मुज़ाकरात के जो सूरत हाल चेंज हो रही है, वैसे वैसे रेट वेरी कर रहा है। अच्छा प्राचा साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की जो ओपन मार्केट है उसमें और बैनुल अक़वामी मार्केट में दोनों जगहों पे ईरानी जो रियाल है, ईरानी रुपया, उसकी कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये फरमाइए कि इसकी क्या वजह है? जी, इसकी वजह यह है कि देखिए जी, अगर तो हम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ईरानी रियाल को देखें तो वो उसकी कन्वर्जन एक तरह की फ्रीज हुई हुई है, क्योंकि अमेरिका ने उसकी कन्वर्जन जो है ना, क्योंकि उन पे सैंक्शंस हैं, तो एज पर पाकिस्तानी 2500 रुपए का 1 करोड़ रियाल बनता है इंटरनेशनल रेट के हिसाब से। अच्छा, अब जो पाकिस्तान में जो रेट ज़्यादा है उसकी कई वजूहात हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर ट्रेड जो है वो ईरानी रियाल में होती है और फिजिकल नोट आते जाते हैं वहाँ। दूसरा, पाकिस्तान के जो बलोची ख़ानदान है बहुत सारे, वो मुनक़सम हैं, आधे पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में, आधे ईरान में है, तो उन लोगों का फ्रीक्वेंट आना जाना है। तीसरा जो है, हमारे यहाँ ज़ायरीन बहुत जाते हैं ज़ियारात पे। तो ये 3 एलिमेंट हैं जिसकी वजह से फिजिकल करेंसी नोट्स अवेलेबल भी हैं। अच्छा, पाकिस्तान में बड़ी लेकिन प्राचा साहब, बात ये है कि ये सारी चीज़ें तो पहले भी थी। क्या आप नहीं समझते कि ज़ायरीन पहले नहीं जाते थे? क्या बलोची ख़ानदान पहले वहाँ पे आधे से ज़्यादा उधर और इधर नहीं रहते थे? ये तो पहले भी वजूहात थी। आप ये फरमाइएगा, आम पाकिस्तानी ये जानना चाहता है कि ये जो करेंसी का लेन देन है, क्या ये वाकई ही अमीर होने का मौका है या फिर बिल्कुल ही धोखा है? जी देखिए जी, ये तो बिल्कुल शॉर्टकट वाली बात है। अमीर होने के लिए लोग खरीद रहे हैं। इसी वजह से जो आपने बातें की कि पहले भी ये था, बिल्कुल सही बात है। मैंने तो जो आपको वजह बताई ना कि वो लोगों का ये ख्याल है कि अगर ये नहीं भी बढ़ा तो हमारे उधर काम आ जाएगा अगर इसकी वैल्यू कम हो गई तो। ये मुझे आपको पहली बात बताने का मकसद ये था। लेकिन जो इस वक्त एक ईरानी रियाल की जो हाइप क्रिएट हुई हुई है, वो उस हाइप क्रिएट में होने में सिर्फ और सिर्फ एक ये वजह है कि ये ईरानी रियाल की कन्वर्जन बढ़ जाएगी। ईरान के साथ जब मुज़ाकरात अमेरिका के हो जाएंगे तो फाइनेंशियली जो इसकी जो कन्वर्जन है इंटरनेशनली, वो जंप लगाएगी। सर, फ़ायदों के साथ साथ नुकसानात पर भी बात करनी चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि लोगों का ख्याल है कि शायद हमें इससे फ़ायदा हो जाएगा। ईरानी रियाल हमने देखा कई तवील अरसे से दबाव का शिकार भी रहे, मुख्तलिफ पाबंदियाँ थी, लेकिन अगर एक डी वैल्यू करेंसी में सरमायाकारी क्या समझते हैं, कितनी महफूज है? और अगर इसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है, तो उसमें कितना मोहतात होने की ज़रूरत है? देखिए जी, जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करे इंतहाई मोहतात होकर करे और ग्राउंड रियलिटी को देख के, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख के, और फाइनेंशियल के साथ साथ जो मैंने ग्राउंड रियलिटी का है उसको देख के करे, तो नुकसानात के चांसेस भी उतने ही हैं जितने फ़ायदे के हैं। बराबर बराबर है। अब कुछ लोगों की एपेटाइट होती है कि रिस्क लेने की, वो सिर्फ उसमें ईरानी रियाल ही नहीं आता। कभी हमने पिछले दिनों देखा गोल्ड की रैली चल रही थी, उसमें लोगों ने रिस्क लिया, खूब कमाया भी, नुकसान भी कुछ ना कुछ किया होगा। फिर सिल्वर, जिसको चांदी कहते हैं, फिर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, फिर ऑयल के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर,
तो ये जो लोग जिस इस माइंड सेट के जो लोग होते हैं रिस्क लेने वाले, मोर रिस्क मोर गेन, मोर रिस्क मोर लॉस, सर तो ये वो लोग। सर उर्फे आम में इसको सट्टाबाजी कहते हैं। क्या आप ये समझते हैं जी, क्या आप समझते हैं कि जी, क्या आप ये समझते हैं कि जो सट्टाबाज हैं वो इस तरह के मौकों से फायदा उठा के तो गरीबों से भी और लूट लेते हैं? जी बिल्कुल यही बात है। ये इसको सट्टाबाजी कहते हैं, ये सट्टाबाजी है। और इसके अंदर एक दो लफ्ज का मैं इजाफा कर दूं, मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन। जो आप सट्टाबाजी कर रहे हैं उर्दू में वही है, यानी कि कार्टेल बनाना या एक हाइप क्रिएट करना, एक माहौल बनाना, सेंटिमेंट्स बनाने लोगों के कि ये बढ़ जाएगा, या ये कि कम हो जाएगा। तो ये सारी बातें बिल्कुल आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया है कि सट्टेबाजी के अंदर ही ये सारी चीजें होती हैं कि उनके कुछ लोग होते हैं मार्केट में, वो एक मार्केट में फिजा कायम करते हैं कि जी ऐसा हो जाएगा, और वो लोग उस तरफ खरीदारी पे लग जाते हैं। अच्छा साहब, आप क्योंकि करेंसी एक्सचेंज कंपनीज जो हैं इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में तो ख़ास तौर पे जो आप जैसे कानून के दायरे के अंदर रह के काम करने वाले लोग हैं, वो तो ये उनका तो ये मानना और कहना है कि शायद ये करेंसी एक्सचेंज में कुछ सालों से फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा है, लेकिन वो अपनी साख बचाने के लिए अपने कारोबार को जारी रखे हुए हैं। तो बतौर एक एक्सपर्ट के हमें ये बताइएगा कि ये फिर जो आम लोग जिनके पास ना लाइसेंसेस होते हैं ना कोई चीज़ होती है, वो हवाले और हुंडी के ज़रिए से काम करते हैं, ऐसे में जब ईरानी पार्लियामेंट में करेंसी नोट बदलने का भी फैसला हो चुका है, अगर वो करेंसी नोट बदल लेते हैं तो फिर इस सारे अमल की क्या हैसियत रह जाएगी? देखिए जनाब, बात यह है कि अगर वो करेंसी नोट बदलने की बात करते हैं तो लोगों को फिर नुकसान है, ठीक है जनाब। और ये तो मुमकिन नहीं है कि सारे के सारे नोट ईरान चले जाए और ईरान में जाके हम चेंज कराएं, ये तो हर आदमी का एक्सेस नहीं है, ठीक है। हाँ, जो मैंने पहले आपको बात कही कि जो लोग ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं 3-4 वजूहत की बिना पे कि हमारा यानी कि पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क को ये बेनिफिट नहीं है कि वो वहाँ पे जाते हैं ज़ायरीन, मैंने कहा, या हमारी उनके साथ ट्रेड होती है, दो बात। और तीसरा ये जो ख़ानदान आपस में जो तकसीम हुए हैं वो आते जाते हैं, तो हमारे पास ये एक्सेस है कि हम उन नोटों को चेंज करा सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत में फ़र्क ज़रूर आएगा, वैल्यू ज़रूर कम होगी। ये इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ईरान अगर इस वक्त नोट बदलेगा तो उसको माशी तौर पे बहुत बड़ा धचका लगेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि ईरानी करेंसी बेइंतहा यानी कि कुछ नहीं तो $2-4 बिलियन की ईरान से बाहर सर्कुलेट कर रही है अंदाजन। तो एकदम से लोगों का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाएगा उनकी वक्ती तौर पे। तो इन डिमांड है अभी ईरानी करेंसी, और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर जो गरीब तबका है वो इस सट्टेबाजी का बहुत शिकार हो जाता है। इवन आज हम बात भी कर रहे थे हमारे कुलीग से, वो बता रहे थे जिस स्पीड से ईरानी करेंसी खरीदी गई अब उसी स्पीड से लोग वापस भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज़ाहिर नुकसान का भी अंदेशा है। तो क्या लगता है ईरानी करेंसी खरीदने वालों को अब क्या हिदायत देंगे, किस तरह से उनको अवेयर करेंगे आप? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा ईरानी करेंसी खरीदने वालों को, जैसे हमने अपने काउंटर्स में कहा हुआ है ओवरऑल, कि भाई कोई गरीब आदमी खरीदने आए तो उसको मना कर दो, उससे कोई ना लो, ठीक है। एक बात मैं ये कहूँगा कि भाई बहुत मुतवाद होकर खरीदें, लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा आपके इसके साथ कि अगर हम किसी को कहते हैं ना लो और वो बढ़ जाए तो वो आकर नाराज़ होता है, और किसी को कहते हैं ले लो और कम हो जाए तो वो नाराज़ होता है। मैं थोड़ी सी 2-4 मिसालें देना चाहूँगा बिटकॉइन की। अगर वो 2010 में जो पहला जो सौदा हुआ था, 2 पिज़्ज़े बिके थे 10,000 बिटकॉइन में, कहीं पे 70,000 की भी बात होती है, लेकिन जो रिपोर्टेड है वो 10,000 बिटकॉइन 2010 में, और उसके बस 2 पिज़्ज़े खरीदे थे। अच्छा, अब बिटकॉइन $1,00,000 का है। हमने हमेशा लोगों को मना किया। इसी तरह हमें मिसाल देते हैं कुवैती करेंसी की, इराकी करेंसी की, अफगानिस्तान की, जो भी पिछले दिनों बोरों में बिकती थी, अब वो $3 से ऊपर की है। इसी तरह मैं बात करूंगा गोल्ड की, कि गोल्ड कहते थे 1 लाख हो जाएगा, वो 5.5 लाख हो गया।
स्टॉक एक्सचेंज जब 25,000 पे था, कहते थे 1 लाख हो जाएगा, वो 2 लाख हो गया। इसी तरह चांदी है, दीगर चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये जब माशी जब जंगी हालात होते हैं या माशी क्राइसिस आते हैं या कोविड होता है, तो ये चीजों के उतार चढ़ाव चलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कल क्या होगा। अगर हम कह सकते होते तो सब मैं बिल्कुल जंगी हालात में और मुआशी क्राइसिस में ख़ास तौर पर इस किस्म के जो मामलात होते हैं उनसे दूर ही रहें। बहुत शुक्रिया आपका।